हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गौसेंग एमिली नाम के एक एआई से बात करते हुए नजर आती है मोबाइल के अंदर, और उस एआई को ना मैक्सिमम सभी चीज की जानकारी होती है। और इसके बाद हमें खूल की टीम जो होती है वो अपना टेस्ट को कंप्लीट करते हुए नजर आती है, जहाँ पे डैन और रैन की मदद से वो लोग अपना टेस्ट काफी इजिली कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें वैंगनान की टीम दिखाई जाती है जो कि अपना टेस्ट कंप्लीट कर रही थी, जहां पे वैंगनान की टीम एक साथ मिलकर अपोनेंट टीम के काफी सारे बंदों को कैप्चर कर लेते हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि वो जो एमिली नाम का चैट बॉट है ना, वो रियल में चैट बॉट होता ही नहीं है, वो रियल में एक इंसान होता है। और खूल को पता चल चुका था कि बाम जिंदा है, बट उसको ये नहीं पता था कि वो कौन से फ्लोर पे है, और इसके बारे में वो एमिली से पूछता है। इसके बाद हमें वैंगनान दिखाया जाता है जो कि अपने एनिमी का पीछा अभी तक कर रहा होता है, और इस बंदे का नाम ना क्वाइटेर होता है, और ये ना वेव को कंट्रोल कर सकता था। और वैसे तो इसकी हरकत एकदम घोचुओं वाली थी, लेकिन ये था काफी ज्यादा पावरफुल, और ये ना फायर पावर का यूज कर सकता है। और वैसे इसके लुक से भी पता लग रहा था ये चीज तो। और क्वाइटरो भी बोलता है कि कब तक भाई तू मेरा पीछा करेगा, अब तो बाहर निकल आ। और वैंगनन ये सुनने के बाद ना काफी घबरा जाता है और सोचता है कि भाई अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, और वो भागने की सोचता है। और तभी वो सोचता है कि क्या उस बंदे ने मेरे हाथ में इस की को नोटिस कर लिया। और सच बताओ तो यहाँ पे क्वाइटरो को ना कुछ भी नहीं पता होता, वो बस मजे मजे में बोल देता है, और वैंगनन सच में पागल भी बन जाता है। और वैंगनन जो होता है ना, वो चाबी लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथों से कोई चाबी छीन लेता है। और ये बंदा भी ना एनिमे टीम का ही होता है, और वो बोलता है कि क्वाइटेरो तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। और ये सुन के ना क्वाइटेरो को वहाँ पे वैंगनन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वैंगनन जो होता है ना वहाँ पे बचने के लिए ना बच्चों वाली हरकतें करने लगता है, लेकिन क्वाइटेरो को भाई पता था यहाँ पे सब कुछ। और इसके बाद क्वाइटेरो जो होता है ना वो फायर अटैक का यूज करता है, और वैंगनन को भी लगता है कि भाई मेरा खेल तो यहाँ पे खत्म होने वाला है। और तभी वैंगनन के बीच में कोई आ जाता है और उस फायर अटैक को वहीं पे खत्म कर देता है। और ये देख के ना क्वाइटेरो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, और अटैक को डॉच करने वाला कौन था ये तो आपको भी पता ही होगा। और वैंगनन जो था ना वो वहाँ पे बाम का पैर पकड़ते हुए बोलता है कि भाई तू थोड़ा और लेट होता तो मैं यहाँ से चला जाता। और क्वाइटेरो जो होता है ना वो बोलता है कि अच्छा तो तू वही फेमस बंदा है जिसके बारे में अभी इतनी ज्यादा अफवाहें फैली हुई है। और इसके बाद क्वाइटेरो जो होता है ना वो बाम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, और वो अपनी नाइफ की मदद से बाम के ऊपर अटैक करता है, और उसको वो डॉच कर लेता है। और फिर से एक फायर अटैक होता है, और वो भी बाम डॉच कर लेता है। और तभी क्वाइटेरो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा भाई अब इस अटैक को डॉच करके दिखा। और बाम इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता, और ये अटैक सीधा बाम के पेट पे जाके लगता है। और इसके बाद क्वाइटेरो ना काफी ज्यादा अपनी बड़ाई करने लगता है, और बोलता है कि तूने ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी होगी। और इसके बाद बाम जो होता है ना वो अपनी हल्की सी पावर को रिलीज करता है, और यही देख के क्वाइटेरो की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है। और क्वाइटेरो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है ना, इस कारण वैंगनन ना उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। और तभी वो खड़ा होता है और बोलता है कि लगता है कि मैंने तेरे को फ्राई नहीं किया ना, अभी करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे वैंगनन के बाकी के साथी भी आ जाते हैं, और ये देख के क्वाइटेरो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार मेरे साथी कहाँ है। और सिल्वर हेड बताता है कि तुम्हारे टीममेट्स में ना बिल्कुल भी एकता है ही नहीं, इस कारण हम सभी ने मिलकर उसको काफी जल्दी हरा दिया। और क्वाइटेरो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, बट उसका साथी बोलता है कि क्वाइटेरो अब इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि अब हम हार चुके हैं। और वैंगनन की चाबी वो उसको वापस कर देता है, और बोलता है कि अगर तुम्हारे टीममेट्स नहीं आए होते ना तो हम इस मैच को जीत चुके थे यहाँ पे। और तभी वैंगनन बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तू बाम को हरा सकता है। और वो बंदा बोलता है कि अगर तुझे ट्राई करना है तो कर ले, बट बाद में तू अपने टीममेट्स के साथ रोता मत फिरियो, और मुझसे भीख मांगने की भी कोशिश मत करियो। और इसके बाद वो बाम को चैलेंज करता है, और बाम मना कर देता है और बोलता है कि मैं बेमतलब की फाइटें नहीं करता रहूंगा। और ये बात सुनकर ना ब्लेरो बोलता है कि हाँ मुझे पता ही था कि तुम केवल कमजोरों से ही लड़ सकते हो। और इसके बाद वो अपने साथी को लेके वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुन के ना वहाँ पे वैंगनन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट सिल्वर हेड उसको शांत रहने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो सभी लोग उस बॉक्स को खोलते हैं, और उसके अंदर ना काफी ज्यादा खाने पीने की चीजें होती है, और वो सभी लोग ना वहाँ पे बैठ के उसको खाने भी लगते हैं। और वैंगनन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि आगे चल के काफी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पहले मेरा सपना था कि मैं बस 20th फ्लोर पे पहुंच जाऊं, और सोचता था कि मैं कभी ना कभी एक दिन तो टावर के टॉप पे चढ़ूंगा और किंग बनूंगा। और अभी हम काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। और वैंगनन बोलता है कि अभी हम अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर सकते। और तभी सिल्वर हेड बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्पीड को कम कर दे। और वो अपने बाकी के साथियों को देखता है ना, तो भाई वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, तो इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें थोड़ा टाइम यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। और वैंगनन बोलता है कि जब तक हम 30th फ्लोर तक ना पहुंचे तब तक हमें काफी ज्यादा अपने आप को पुश करना होगा। और सिल्वर हेड पूछता है कि आखिरकार उस फ्लोर पे है क्या। और 2 महीने बाद वर्कशॉप बैटल स्टार्ट होने वाला है, और
वो बैटल रेगुलर्स के बीच में होगी और अगर हमने उस बैटल को ज्वाइन कर लिया तो इसके बाद हम वहाँ पे काफी अच्छे आइटम्स को ले सकते हैं। और इसके बाद सीन कट होता है और खूल जो होता है ना वो एमिली का रिप्लाई देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार वो है कहाँ पे। और एमिली बोलते है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। और खूल को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि बाम जिंदा है भी या फिर नहीं, और जिंदा है तो वो है कहाँ पे। और इसके बाद तभी एप्पल का कॉल आता है और तभी खूल बोलता है कि आखिरकार बात क्या है, वैसे तो तुम कभी भी कॉल नहीं किया करती थी। तभी एप्पल बोलती है कि मुझे माफ करना आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और खूल बोलता है कि नहीं, आखिरकार हुआ क्या है, तुम उसके बारे में बताओ। तभी एप्पल बताती है कि आपने मुझे बोला था ना कि मैं डेविल्स के राइट आर्म को ढूंढूं। खूल बोलता है कि हाँ मुझे वो याद है, हैच उससे बैटल में हार गया था और इस कारण मैं उसको ढूंढना चाहता था और उसको हराना चाहता था ताकि मैं हैच को दिखा सकूं कि मैं उससे पावरफुल हूँ। तभी एप्पल बोलती है कि हमने उसको ढूंढ लिया है। और तभी खूल बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो और आखिरकार वो है कहाँ पे। और वो बताती है कि किसी ने बॉक्स पे पिक्चर को अपलोड किया और वो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा कि आपने मुझे बताया था। और एप्पल बताती है कि वो अभी 28th फ्लोर पे है। और फिर इसके बाद हमें गोसेंग का सीन दिखाया जाता है और जो पिक्चर एप्पल के पास थी ना वही पिक्चर अभी गोसेंग भी देख रही होती है। और पिक्चर के अंदर उन दोनों के बीच में जो बंदा खड़ा था गोसेंग, वो बोलती है कि तो एकदम होरियांग की तरह लग रहा है। और इसके बाद बाम की पूरी टीम उस पिक्चर को देखती है तो वो सभी लोग ना वहाँ पे कैंग और उस बंदे को ना एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे। और जब कैंग उस पिक्चर को देखता है ना तो वो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो कसिनो है। और तभी वैंगनन बोलता है कि क्या तू भाई इसको जानता है। और तभी कैंग बताता है कि इसका नाम कसिनो है और ये डेविल का राइट आर्म है। और ये सुन के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और एप्पल भी हमें दिखाई जाती है जो कि खूल से पूछती है कि आखिरकार हमें क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास वर्कशॉप बैटल के लिए टाइम है, तो क्या हमें इसकी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। और खूल वहाँ पे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, जाओ और उसको पकड़ो। और इसके बाद हमें 28th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिशंग और प्रिंस काफी सारा वीडियो गेम खेल के सो रखे होते हैं वहीं पे। और इसके बाद हमें वही पिक्चर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कैंग का हमशक्ल जैसा बंदा दिखाया जाता है। और इसके बाद कैंग जो होता है ना वो अपने और उस बंदे के रिश्ते के बारे में ना अपने दोस्तों को बता रहा होता है। और वो बताता है कि इस इंसान का नाम कैसिनो है और ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसके साथ ये डेविल का राइट आर्म भी है और इसके बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। तभी वैंगनन पूछता है कि तो फिर तुम डेविल के राइट आर्म नहीं हो। और तभी कैंग निराश होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं डेविल का राइट आर्म नहीं हूँ। और जब हम बच्चे थे ना तभी हम अलग हो गए थे, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे बच्चों को रखना अलाउड नहीं था और काफी सारे बच्चे वहाँ पे अवेंडेंट हो जाते। और इसके बाद ना दो ही ऑप्शन बचता था, या तो वो मर जाते थे या तो उनको बेच दिया जाता था। और कैसिनो और मैं काफी ज्यादा लकी थे क्योंकि हमें मटेरियल के तौर पे वर्कशॉप के अंदर बेच दिया गया था। और तभी वैंगनन की टीम पूछते है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या ह्यूमंस को भी मटेरियल के तौर पे यूज किया करते थे। तभी कैंग बोलता है कि तुमने सही कहा, वर्कशॉप एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे केवल आइटम्स ही बनते हो, वहाँ पे वो लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा वो सब चीजें। और किड्स का यूज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती और जैसे ही एक वेपन बन जाया करता है उसको बेच दिया करते हैं। और तुम्हें ये यकीन नहीं करोगे कि एक वेपन को बनने में कितनी सारी लाइफें सैक्रिफाइस की जाती है। और इसके बाद हमें कैंग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो एक मशीन के अंदर होता है और उसको तो अभी ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या फिर मर गया। और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है जहाँ पे डॉक्टर काफी सारे इंजेक्शन उसको लगा रहे हैं और वो बस वेट कर रहा है अपनी लाइफ को खत्म होने का। और एक दिन जब उस मशीन का दरवाजा खुलता है तो मैं सबसे पहले इंसान जिसको देखता हूँ वो काजिनो ही होता है। और वो जो रिसर्चर होते थे ना वो मुझे 21 कहते थे और कैसिनो को 99 कहते थे। और इसके बाद कैंग बताता है कि सिर्फ दो ही लोग थे जो कि सरवाइव कर पाए थे वहाँ पे, और वो मैं और कासिनो ही होते हैं सिर्फ। और इसके बाद हमने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कि बात करना, कुछ गेम्स खेलना, टावर के बारे में समझना। कैसिनो वैसे हाइट में मेरे से काफी ज्यादा छोटा था लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा भरोसा अपने ऊपर रखता था और साथ ही मेरी काफी ज्यादा मदद भी किया करता था और वो मेरे बड़े भाई की तरह रहा करता था। और तभी वहाँ पे एक फीमेल रिसर्चर आती है और वो हमें लैंग्वेज सिखाया करती थी और उसका नाम सोफिया था और वो बाकी रिसर्चर के मुकाबले काफी ज्यादा अलग थी। वो हमें ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया करती थी और वो हमारे साथ बात भी किया करती थी और हम काफी ज्यादा मजे किया करते थे और वो टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद सोफिया जो होती है ना वो इन दोनों को एक नया नाम भी देती है और अब उन बच्चों को लग रहा था कि चलो अब हमारे साथ सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है और जब उनकी एज 12 साल हो चुकी थी ना तब उनको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रैप कर दिया जाता है और इसके बाद उनको कहीं भेजा जाता है। और जब उनकी आंखें खुलती है ना तो वो अपने आप को फिर से एक चेम्बर के अंदर पाते हैं और इसके बाद उन लोगों को वर्कशॉप के बारे में और भी चीजें पता लगती है, उनकी सच्चाई के बारे में। और तभी
वहाँ पे एक रिसर्चर आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों से मिलके मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, नंबर 21 और नंबर 29, और मैं इस वर्कशॉप का मैनेजर हूँ और साथ ही तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज भी हूँ, और तुम दोनों का यहाँ पे स्वागत है। और तुम दोनों सच बताओ तो काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम 1 लाख बच्चे में से केवल तुम ही दोनों हो जो कि मेरे टेस्ट को सरवाइव कर पाए, और अब तुम्हारे पास चांस है लिविंग इग्निशन वेपन बनने का। और ये जितनी भी बातें अभी रिसर्चर बोल रहा था ना, कैंग को भाई वहाँ पे कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद जो रिसर्चर होता है ना, वो उस वेपन के बारे में बताने लगता है, और वो बताता है कि ये जो वेपन है ना, ये शिंजो को रिवाइव करता है, और ये वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा सुंदर भी होता है, और इस वेपन का भी ना एक लिमिट होता है। और इसी कारण हमने डिसाइड किया कि हम एक ह्यूमन का यूज करेंगे, तो इसीलिए अब हम ना तुम्हारे बॉडी के अंदर एक डेविल को इम्प्लांट करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे कैंग और कैसिनो जो होते हैं ना भाई, वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। और कैंग बताता है कि वो जो डेविल को इम्प्लांट करने का प्रोसेस था, वो सच में वो काफी ज्यादा पेनफुल था, और वो बताते टाइम वो काफी ज्यादा उदास हो रहा था। और इसके बाद कैंग स्टोरी को कंटिन्यू करता है और बताता है कि जब मेरे अंदर डेविल इम्प्लांट हो गया और जब मेरा फर्स्ट टाइम आंख खुला, तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरी बॉडी है उसमें आधी बॉडी तो मेरी मुझे फील ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जो कैसिनो था ना, उसके तो लेफ्ट आर्म में डेविल को इम्प्लांट किया गया था, और साथ ही जो कैंग था ना, उसके राइट आर्म में डेविल को इम्प्लांट किया गया था। और तभी उनको फील होने लगा कि उनके अंदर कुछ अननोन पावर है, और इस कारण वो काफी ज्यादा चिड़चिड़े और साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में भी हो गए थे, और वो लोग काफी ज्यादा उदास रहने लगे थे। और जो सोफिया थी, जो उनसे मिलने के लिए आया करती थी, अब वो भी उनसे मिलने के लिए आना बंद कर दी थी, और इसके बाद वो भी उन दोनों से मिलने के लिए कभी भी नहीं आई थी। और सोफिया के ना आने के बाद ना, वो दोनों भाई काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगे और काफी ज्यादा उनको बुरा भी लगने लगा। और ये सारी बातें बताता है वो अपने दोस्तों को, और बताता है कि अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, टावर के ऊपर क्लाइंब करने का, और मुझे अपने दोस्त से मिलना है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंग जो होता है वो बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाम भी आता है, और तभी कैंग जो होता है ना, वो बोलता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया बाम। और तभी बाम बताता है कि तुम्हारी कहानी जो है वो भी सेम मेरी तरह ही है, और मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर है या फिर नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी फर्स्ट बैटल देखी थी तो मुझे भी तुम एक तरह से वेपन ही नजर आ रहे थे। और तभी कैंग बोलता है कि चलो अब जाने का समय हो गया है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या चीज है। और इसके बाद ना वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, मतलब कि भाई थोड़ा कैंग भी अपने फॉर्म में आता है, और वो इसके बाद बाम से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, और तभी कैंग जो होता है ना, वो बाम से पूछता है कि बाम मुझे सच सच बताना, क्या तुम भी एक इग्निशन वेपन की तरह हो, और अगर तुम एक इग्निशन वेपन हो तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब चीजें कैसे हुआ, और अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा और मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करना पड़ेगा। और बाम बताता है कि मैं इस चीज में भाई तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, और साथ ही मेरे पास ना कोई रीजन है तेरे साथ फाइट करने का। और वो अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सीधा बाम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और अटैक करता भी है वो बाम के ऊपर, लेकिन बाम उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और कैंग यहीं पे नहीं रुकता, उसका जो मैजिकल हैंड होता है ना भाई, वो उसकी मदद से बाम के ऊपर अटैक करता है। मैजिकल नहीं, मतलब कोई डीमन हैंड है ना, उसकी मदद से वो बाम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बाम उसी हाथ के ऊपर चढ़ जाता है और उससे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब तक लड़ाई करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। और फिर से कैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई सच बता, क्या तू भी मेरी तरह एक इग्निशन वेपन है, और क्या एफयूजी भी इसमें मिले हैं या फिर नहीं, और क्या काफी सारे बच्चों ने भी इस एक्सपेरिमेंट में अपना सैक्रिफाइस दिया था। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे बाम जो होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और इस बार जो कैंग ने अटैक किया था ना, बाम उस अटैक को डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता। और तभी हमें वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, और तभी हमें बाम दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एकदम ठीक था। और तभी हमें पता लगता है कि जो कैंग होता है ना, उसने बाम के ऊपर अटैक किया ही नहीं था, और वो बोलता है कि प्लीज बाम तुम मुझे सब कुछ सच्चाई बता दो। और उन्होंने हमें बताया था कि हम फर्स्ट सर्वाइवर है, और मैंने कभी भी किसी अनदर सर्वाइवर के बारे में नहीं सुना था, तो इसीलिए प्लीज मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या है, और क्या एफयूजी ने भी तुम्हारे अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लिविंग इग्निशन वेपन क्यों बनाना चाहते हैं। और इसके बाद बाम बताने लगता है कि 7 साल पहले जब मैंने एफयूजी ज्वाइन किया था, तो एक इंसान था जिसने मुझे बोला था कि मैं आखिरकार गॉड कैसे बन सकता हूँ। और ये बात ना बाम को भी समझ में नहीं आया था। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे वो इसके बारे में जिंगसंग को पूछता है और वहाँ पे जिंगसंग बताता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ऐसी पावर होगी जिसकी मदद से तुम अपनी कोई सी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो और तुम अपना अलग रास्ता बना सकते हो जो तुम्हारा मन करे और तुम उस रास्ते पे चल भी सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें इस पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही दे सकता हूँ और ये जो पावर होगी ये तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी चूज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और जो वियोले होता है ना वो भी उसी मशीन के अंदर होता है और उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके आसपास क्या चीजें हो रही है। और तभी बाम ना अपने आगे ना एक लाल कलर की रोशनी को देखता है और तभी बाम बताता है कि जब मैंने उस रेड लाइट को देखा था तो मुझे काफी ज्यादा पेन फील होने लगा और इसके बाद मैं अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ चीज है जो कि मेरे अंदर है और इसके बारे में मैंने जिंगसंग से भी पूछा था बट उसने मेरे इस सवाल का कुछ भी आंसर नहीं दिया। और जितना भी मैं एफयूजी के बारे में जानता हूँ वो यही है कि वो टेस्ट फ्लोर पे छुपे हुए थे और जितना भी मैं एफयूजी के बारे में जानता हूँ वो यही है कि वो लोग टेस्ट फ्लोर पे छिपे हुए थे और उस बड़े से टैंक को संभाल रहे होते हैं। और जो पानी मेरे अंदर गया वो भी एक तरीके का स्पेशल पानी है क्योंकि उसके बाद से मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो मेरे अंदर का शिंजू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अपने शिंजू को कंट्रोल करने में मेरे साथ काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट होने लग गई। और जब मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी थी तब मुझे फील होने लगा कि मेरे साथ भी यही सब चीजें हुई है और मैं बस इतना ही जानता हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं आखिरकार कैसे उठूं और क्या ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है भी या फिर नहीं। और मुझे माफ करना मिस्टर कैंग, मैं इस पावर को नहीं चाहता था अपनी डेस्टिनी के लिए और मैं आपकी तरह भी नहीं बनना चाहता था। और ये सब सुनने के बाद कैंग बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना और मुझे इन सारी सच्चाई के बारे में पहले ही पता थी और मुझे ये भी पता था कि तुम ऐसे टाइप के इंसान तो हो नहीं जो कि अपने फायदे के लिए दूसरों का सैक्रिफाइस करोगे। बट मैं जाने से पहले इन सब चीजों के बारे में श्योर करना चाहता था। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद तभी बाम पूछता है कि मिस्टर कैंग क्या आपने हमें छोड़ने का प्लान बना लिया है। तभी कैंग बताता है कि मुझे मेरे दोस्त की लोकेशन मिल चुकी है तो मैं अभी उससे मिलने के लिए अकेले जा रहा हूँ और अगर मैं उस जगह पे पहुँच गया तो मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ कि मैं वापस आ भी पाऊंगा या फिर नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पास्ट के चक्कर में तुम लोगों को मुसीबत में डालूं। और वहाँ पे बाम ना पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कैंग को रोक सके लेकिन कैंग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। और इसके बाद कैंग बताता है कि तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो और जब मैंने टावर में पहली बार एंट्री किया था तो जिन लोगों से मैं मिला था वो एकदम रिसर्चर की तरह ही थे और उन लोगों को बस मेरी पावर्स की जरूरत होती थी टावर के ऊपर चढ़ने के लिए और वो लोग मुझे मॉन्स्टर की तरह समझा करते थे और मुझसे दूर भी रहा करते थे। बट तुम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट थे, तुम लोगों ने मुझे मॉन्स्टर नहीं समझा और तुम लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का पार्ट बनाया और मुझे मजबूरन तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता तुम लोगों से अलग होना बट मुझे ऐसा करना होगा। और तभी वो वहाँ पे उड़ने वाला कुछ चीज निकालता है बाहर और इसके बाद बोलता है कि विंटर इज ओवर नाउ और अब फाइनली वो समय आ चुका है जब मैं तुम लोगों को अलविदा कहने वाला हूँ। और ये सब सुनने के बाद बाम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और गुड बाय बोलता है बाम भी उसको। और इसके बाद कैंग जो होता है ना वो अपने दोस्त के लोकेशन पे निकल जाता है और इसके बाद हमें खूल का सीन दिखाया जाता है जो कि कैसीनो को हंट करने के लिए जा रहे थे, मतलब कि वही डेविल का हंट करने के लिए। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो बड़ी होने वाली है या फिर छोटी, बट मेरा मन किया मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।